चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बढ़िया समझना। क्या इसमें पढ़ना है? त्रिभुज है ना, इसमें पढ़ना है हम लोग को सर्वांग क्षमता। क्या पढ़ना है बच्चों? सर्वांग समता, सर्वांग समता। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट पहले समझिए होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट होता क्या, पहले आपको समझना पड़ेगा ना। देखिए, सर्वांग समता का मतलब क्या हुआ? सर्व अंग समान। सर्वांग क्षमता का मतलब क्या हुआ? सर्व अंग समान, मतलब सभी उसके भाग बराबर होंगे, है ना। सभी भाग क्या होंगे बच्चों? उसको मतलब सर्वांगसम। देखिए, कोई भी दो त्रिभुज लीजिए, समझो पहले, ये समझने वाला चैप्टर है। ए बी सी डी ई एफ, यहां देखो है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का। देखो सैंपल होता है इस तरह से, पेस्ट लगा देना ब्रश के ऊपर। डी ई एफ, ये सर्वांगसम हो गया। ये साइन है ना, ये साइन का मतलब क्या हुआ? सर्वांगसम। समझ में आ गया ना। तो सर्वांगक्षमता का मतलब क्या हुआ कि इस त्रिभुज के क्या होंगे? सभी अंग समान होंगे, भुजाएं बराबर होगी और इसका माप भी बराबर होगा। कोई पूछेगा आपको कि सर्वांग क्षमता का मतलब क्या होता है, तो क्या बताइएगा आप? कि उसके सभी भाग बराबर होंगे और माप भी क्या होगा? बराबर होगा। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में, ठीक है। देखिए, एक सर्कल ले लीजिए, एक और उदाहरण दे रहे हैं। दो सर्कल, कोई पूछेगा आपको कि दो सर्कल सर्वांगसम कब होगा, तो एक सर्कल हम खींच लिए, दूसरा सर्कल अगर हम बना रहे हैं जो इसको पूर्ण रूप से कवर कर लेगा, बात समझिए, तब वो सर्वांगसम होगा। दो सर्कल बनाए, एक दूसरे को दोनों जब पूरा ढक लेगा तो वो क्या कहलाएगा? सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का मतलब समझ में आया? वैसी आकृति, वैसी दो आकृति जिसके सभी भाग बराबर हो और माप क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आ गया कि लिख दें? ठीक है, इतना उतारिए। सर्वांग क्षमता, सर्वांग का परिभाषा लिखना चाहिएगा तो क्या होगा? वैसी आकृतियां, है ना, वैसी आकृतियां, ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, जिनका समान आकार और समान माप हो। ठीक है, छोटी उसको आप पूरा थोड़ा पढ़ना है क्या? इसका संकेत सर्वांग क्षमता दिखाने के लिए 5 प्रोसेस है, 5 तरीका है। समझिए क्या क्या तरीका है। पहला होता है SAS, दूसरा में है AAS, SSS, ASA और पांचवा हो गया RHS। कितना उतारिए? नंबर SAS का मतलब क्या हुआ? अगर दो भुजा है तो पहले S का मतलब क्या होता है? साइड।
ए से क्या हो जाएगा, और ए से मतलब भुजा और कोण। मान लिया हम ए बी सी दे दिए और डी ई एफ, तो एस ए एस कब लागू होगा उसको समझिए। एक भुजा एक कोण फिर भुजा, भुजा कोण भुजा रहेगा तब, मतलब इसके दो भुजा बराबर होंगे, एक कोण बराबर होगा, जैसे ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये, तीनों साथ साथ होना चाहिए। साइड मतलब क्या हुआ, भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, तीनों अगर बराबर है आपका ऐसे ऐसे लगेगा। कोण भुजा कोण अगर बराबर है किसी त्रिभुज का तो बराबर होगा। और RHS क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड। देखिए इसका पांचवा का डायग्राम ऐसे बनेगा, इस तरह से, मतलब उसमें 90 बनेगा, ये समझिए। राइट मतलब 90 बन गया है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये समझिए, है ना। और एक साइड कोई भी होगा, ये होगा चाहे ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं, यही हुआ राइट हाइपोटेनियस साइड। ये और समझना अब इसको, दो त्रिभुज ले लीजिए, डी एफ, संगत भाग बोलेंगे। संगत भाग किसको बोलते हैं, गुनगुन जानती है। ए बी का संगत होगा डी ई, समझ में आया। ए बी का संगत क्या होगा, कोण ए का संगत कोण डी, कोण बी का संगत कोण सी का संगत, याद रखिएगा। ए सी का संगत क्या होगा, डी एफ, बी सी का संगत ए एफ। संगत समझ में आ गया। इसमें यूज होता है कि देखिए CPCT, इसका मतलब क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी त्रिभुज का, किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे हिंदी में, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, हिंदी में लिखाएगा। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, अब समझ में आया ना संगत का क्या रोल था। संगत मतलब ये और ये बराबर होगा, अगर सर्वांगसम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे या होते हैं। उतारिए।